तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और हमारे चैनल आरके ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लोग फिर से एक और मजेदार वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में और हमारा आज का चैप्टर है कंबसन एंड फ्लेम। जी हाँ, आज हम कंबसन और फ्लेम के बारे में हर वो चीज जानने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जल्दी से अपनी कॉपी निकाल लीजिए। नोट्स बनाने के लिए मैंने सारे बुक्स को पढ़ करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल करके यहाँ पे आपके लिए नोट्स तैयार किया है। मैं बोलता जाऊंगा और आप नोट्स को लिखते चले जाइएगा। नोट्स को लिखने से क्या होगा, जो भी मैं समझाऊंगा उसका 2x मतलब 2 गुना ज्यादा आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस नए चैप्टर कंबसन एंड फ्लेम को। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन के साथ कि कंबसन होता क्या है। तो कंबसन के बारे में बात करें तो ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट एंड लाइट। आपको पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वैसे चेंजेस होते हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको आप उलट नहीं सकते, और इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। दो चीज का रिएक्शन करने के बाद तीसरा नया तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और फिजिकल चेंज में आप उस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो और इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। फिजिकल चेंज का एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आप आइस को पिघलाते हो तो वापस से आप उसको पिघलाने के बाद वाटर बना सकते हो और उसको वाटर को फिर से जमा के आइस बना सकते हो, मतलब तुम चीजों को रिवर्स कर सकते हो। केमिकल प्रोसेस वो होता है जिसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे, जैसे बर्निंग। अगर आप कागज को जलाते हो तो कागज को जलाने के बाद आप वापस से कागज को नहीं ला सकते। A + B = C हो जाता है, मतलब कोई कागज को आग में जलाया जाता है तो राख में बदल जाता है और वो राख को आप वापस से कागज में नहीं बदल सकते। तो वैसे रिएक्शंस जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसमें नए तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, केमिकल प्रोसेस कहते हैं। और बर्निंग भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। तो आइए बात करते हैं बर्निंग के बारे में, कंबसन के बारे में। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस को हीट दिया जाता है, कोई भी सब्सटेंस को हीट दिया जाता है, बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट एंड लाइट। उसको हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, बर्न करते हैं, हीट करते हैं और हीट करने पे उस सब्सटेंस से हीट और लाइट निकलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस को हम हवा के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हीट देते हैं तो वो आग पकड़ लेता है और उसमें से हीट और लाइट निकलना शुरू हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइट ही निकले, कभी कभी हीट प्रोड्यूस सिर्फ हो जाता है, लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंबसन नहीं कहलाएगा, वो भी कंबसन कहलाएगा। बेसिकली ज्यादातर ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बर्न्स इन ऑक्सीजन, हवा में बर्न होते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वैसे चीजों को, वैसे प्रोसेस को कंबसन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ चारकोल बोल लीजिए, कोयला बोल लीजिए। अगर आप कोयला को जलाते हो तो कोयला को हीट देने पर हवा के प्रेजेंस में आप उसको जलाते हो और जलाने से क्या होता है, उसके अंदर से आग निकलती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है और इसी चीज के जलने को हम कंबसन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको कंबसन समझ में आ गया होगा। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम ऑक्सीजन के सामने रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, वो प्रोसेस को हम कंबसन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देख लिया, बर्निंग ऑफ चारकोल। कोई भी चीज के जलने को आप कंबसन कह सकते हो। अगला है सब्सटेंसेस व्हिच बर्न इजीली इन एयर टू गिव आउट हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब वैसे सब्सटेंसेस जो हवा में आसानी से जल जाए, उसमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होने लग जाए, वैसे सब्सटेंसेस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे पेपर और फ्यूल। पेपर को आप आसानी से जला सकते हो, जलने के बाद वो राख में बदल जाता है, कंबसन है। फ्यूल, कोई भी तेल, किरासन तेल हो, पेट्रोल हो, इन सबको अगर हम जलाते हैं तो वो हवा में रिएक्ट करता है और उसके अंदर से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। तो ये भी कंबसन है। और वैसे सब्सटेंसेस जो इजीली आसानी से जल जाते हैं, हवा में इजीली रिएक्ट कर जाते हैं और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वैसे चीजों को, वैसे सब्सटेंसेस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। याद रखिएगा, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं वैसे सब्सटेंसेस जिसको आप आसानी से कंबस्टिबल कर सकते हो, जला सकते हो, हीट कर सकते हो। अगला है सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बर्न इन एयर आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस।
कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिसको आसानी से जलाया नहीं जाता, वो आग में जलते नहीं है, वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो आग में नहीं जलते, जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, उसको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। वो जलेगा ही नहीं तो वो कंबस्टिबल कैसे होगा? तो जो सब्सटेंस नहीं जलता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया, और जो सब्सटेंस जलता है जिसके अंदर से हीट एंड लाइट निकलता है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल देख लेते हैं। लोहे की कील, स्टोन, रॉक्स, इन सब बहुत मुश्किल से जलते हैं, इनके लिए बहुत हाई ज्यादा टेम्परेचर लग जाता है जलने के लिए। तो ये बेसिकली नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में आएंगे जो जलते नहीं है। अब पता करेंगे टाइप्स ऑफ कंबसन। टाइप्स ऑफ कंबसन, यानी कंबसन कितने तरह के होते हैं, जो सब्सटेंसेस जलते हैं जिसमें कंबसन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। जलने के भी प्रकार है दोस्तों। तो बात करते हैं कितने प्रकार के कंबसन है। तो कंबसन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। रैपिड कंबसन, मेरे साथ बोलिए, रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन और एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव कंबसन। ये 3 प्रकार के कंबसन होते हैं और इन तीनों के बारे में अब हम लोग डिटेल में जान लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कितने तरह के कंबसन होते हैं। अब आपको पहले ही बता दिया गया कि कंबसन 3 तरह के होते हैं, रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन और एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव कंबसन। चलिए फटाफट पॉज करके आप लोग नोट्स बनाते चल जाइएगा। नोट्स बिल्कुल रोकना नहीं है, जितने अच्छे से नोट्स बनाओगे, जितना साफ साफ देखोगे उतने अच्छे से समझ पाओगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रैपिड कंबसन क्या होता है। रैपिड कंबसन में क्या होता है, व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बर्न्स एट अ रैपिड रेट गिविंग आउट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। रैपिड कंबसन में जब कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जिस चीज में आग लग सकता है, अगर उस चीज में आग लग जाए और वो रैपिड स्टेट में बढ़े, मतलब जले, बहुत अच्छे तरीके से जले, बहुत स्पीड में जले, और जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो। अगर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जलने लगता है, हीट ले लेता है, बर्न करने लग जाता है एट ए रैपिड रेट, और उसके अंदर से हीट एंड लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाए इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हीट एंड लाइट जिस कंबस्टिबल सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस होने लग जाता है उसको हम रैपिड कंबसन कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं। रैपिड कंबसन में जब कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट ए रैपिड रेट, एक स्पीड में, रैपिड रेट में जलना शुरू होता है और जलने से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करने लग जाता है ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो हम उसको रैपिड कंबसन कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस। कुकिंग गैस जो एलपीजी सिलेंडर जो होता है ना, तो एलपीजी सिलेंडर को आप जैसे ही आग लगाते हो, जैसे इसको चिंगारी देते हो, वो भभक के आग पकड़ लेता है और उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट शॉर्ट पीरियड में तुरंत ही उसमें से ज्यादा हीट एंड लाइट निकलना शुरू हो जाता है। बर्निंग ऑफ वैक्स, जब कैंडल को भी जलाते हो तो जल जाता है और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करके आपको देता है। दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबसन। जब कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जलता है, जब कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जले लेकिन दूसरों के कारण ये खुद से अपने आप जलने लगे, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, यानी बाहर से इसे कोई चिंगारी देने की जरूरत नहीं है, ये खुद से अपने आप जलना शुरू हो जाता है और अपने अंदर से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। समझने वाली बात है कि इसमें एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से अपने आप से जलना शुरू हो जाता है और तो अपने आप से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसको माचिस जलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जलने लग जाता है। बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस, फायर इन कोल माइंस एंड फॉरेस्ट फायर। आपने फॉरेस्ट फायर देखा ही होगा, जंगलों में आग लग जाता है तो कोई आदमी उस पर जाके आग नहीं लगाता, आग अपने आप लग जाती है फ्रिक्शन के कारण। ब्रांचेज में फॉरेस्ट में फ्रिक्शन के कारण अपने आप आग लग जाती है, उसमें किसी को बाहरी एक्सटर्नल हीट देना उसमें नहीं पड़ता है। तो जब बाहर से कोई हीट ना देना पड़े और वो सब्सटेंस अपने आप जलना शुरू हो जाए, अपने आप हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए, तो वैसे सब्सटेंसेस को या वैसे कंबसन को स्पॉन्टेनियस कंबसन कहेंगे, जो अपने आप से हो जाए। उसको आपको जलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जलने लगेगा, अपने आप हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने लग जाएगा। व्हाइट फास्फोरस अपने आप जलने लग जाता है रूम टेम्परेचर में। फायर, कोल माइंस में अचानक से आग लग जाता है फ्रिक्शन के कारण, और जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर जो होता है ये अपने आप आग लग जाता है। ये सब स्पॉन्टेनियस कंबसन के एग्जांपल्स हैं। थर्ड में आते हैं एक्सप्लोसिव कंबसन या एक्सप्लोजन। ये थर्ड टाइप है कंबसन का। इसमें क्या होता है, व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न सडनली विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें अचानक से इसमें आग पकड़ता है, अचानक से जलना शुरू हो जाता है ना। अचानक से देखते हैं ना बच्चे जाते हैं, अचानक से आग भभकता है, लोग भाग जाते हैं। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है, अपने आप अचानक से सडनली आग पकड़ लेता है और उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस निकलता है, और इंपॉर्टेंट वाला बात है साउंड भी निकलता है।
एक्सप्लोजन में आपको सडनली निकलेगा, आग निकलना शुरू होगा, उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड निकलता ही है। इन दोनों में साउंड नहीं निकलता, बट एक्सप्लोजन में आपको साउंड निकलता है। एग्जांपल से समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। बर्निंग ऑफ क्रैकर, जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखे फोड़ने में जैसे उस पर आग लगाते हैं वो अचानक से जलने लग जाता है, तो लोग भाग जाते हैं। तो अचानक से जलने के बाद उसके अंदर से हीट निकलता है, गैस बहुत सारा निकलता है। देखिए पटाखा जब फूटता है तो उसके अंदर से गैस निकलता है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो एक्सप्लोजन में लार्ज अमाउंट में बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, गैस निकलते हैं और साउंड भी निकलता है। ये सडन एक्सप्लोजन होता है, अचानक से इसके अंदर से गैस निकलने लग जाता है और हीट निकलने लग जाता है और साउंड निकलने लग जाता है। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के कंबशन एंड फ्लेम के, आप वीडियो को पॉज करके जरूर नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने समझ लिया कि कंबशन क्या होता है और कंबशन के प्रकार कितने होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे कंबशन होगा। मतलब ये सारे अगर कंडीशंस मौजूद नहीं होंगे तो वहां पे कंबशन नहीं होगा, यानी ये सारी कंडीशन अगर मौजूद नहीं है तो वहां पे आग नहीं पकड़ेगा। यानी आग, कोई भी चीज में आग पकड़ने के लिए 3 चीजों को होना बहुत जरूरी है। आइए पता कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, वहां पे कोई ना कोई एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जो आग पकड़े। जैसे पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कोई भी फ्यूल हो गया जिसको जलाने से वो जल जाए। यानी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो आग पकड़ सकता हो, वो सब्सटेंस का होना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा का होना बहुत जरूरी है। हवा अगर नहीं होगी, मौजूद नहीं होगा तो आप कंबशन नहीं कर पाओगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन या एयर कह सकते हो, एयर का होना बहुत जरूरी है, तभी आग पकड़ेगा, तभी आग लगेगा, वरना आग नहीं लगने वाला। तीसरा है हीट, आपको गर्मी देनी पड़ेगी, इस कंबस्टिबल सब्सटेंस को आपको हीट देना पड़ेगा हवा के सामने। अगर हवा मौजूद है और उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को आप हीट दोगे तभी वहां पे कंबशन पकड़ेगा। यानी ये तीनों कंडीशंस होने पर ही आपका सब्सटेंस कंबस्टिबल होगा, वो जलना शुरू होगा, कंबशन स्टार्ट होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो कंबशन नहीं हो पाएगा। याद रखिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि देयर आर 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। वन इज द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस और द फ्यूल, presence of oxygen and heat. These 3 things are essentially required for the combustion. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज के बारे में बात करेंगे, है इग्निशन टेम्परेचर। उससे पहले ये समझ लेते हैं, यानी आग जलाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, हीट का होना, एयर का होना और फ्यूल का होना। जैसे ये तीनों चीज मिलेंगे आग ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट को समझते हैं, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ये हीट में इग्निशन टेम्परेचर आएगा कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अ लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। इग्निशन टेम्परेचर एक्चुअली में हर चीज का, जो भी चीज जलने वाला, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, उसका लोएस्ट टेम्परेचर, कि हमको उतना टेम्परेचर तक उसको हीट देना ही पड़ेगा, उतना टेम्परेचर तक हीट देने के बाद ही वो सब्सटेंस आग पकड़ेगा, वरना नहीं पकड़ेगा। तो वही कह रहे, इग्निशन टेम्परेचर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां तक आपको हीट देना होगा। उस टेम्परेचर तक आप उसको हीट दोगे तभी वो आग पकड़ेगा, वरना नहीं पकड़ेगा। अलग अलग चीजों का कंबस्टिबल मतलब इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आप पेपर को आग जलाते हो, पेपर तुरंत आग पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी को थोड़ा आग जलाए तो थोड़ा समय लेता है आग पकड़ने में। क्यों? क्योंकि लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम, इसलिए थोड़ा सा हीट देने में पेपर जल्दी जल जाता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। और लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा देर तक उसको गर्म करना पड़ता है, ज्यादा देर तक उसमें हीट का सप्लाई करना पड़ता है जिससे वो आग पकड़े। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इग्निशन टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर है कोई भी ऑब्जेक्ट का, जिस टेम्परेचर तक आपको उसको गर्म करना होगा, हीट देना पड़ेगा, तभी उसमें से लपटें बाहर आएंगी, फायर उसमें लगना शुरू होगा। याद रखिएगा, अलग अलग सब्सटेंसेस के इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे फायर फाइटिंग के बारे में। फायर फाइटिंग का मतलब होता है जो भी अनवांटेड फायर लगा हो या कहीं पे आग पकड़ लेता है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो या उसको बुझाना चाहते हो, तो उस तरीके को, उस प्रोसेस को बोलते हैं फायर फाइटिंग। इसमें यह बताया जाता है कि इसमें फायर को कंट्रोल किया जाता है, फायर को बुझाया जाता है, अपने वश में लाया जाता है। अब हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं?
आपको चूंकि जैसे बताया जा चुका है कि 3 नेसेसरी कंडीशंस होते हैं आग जलाने के लिए, कंबशन के लिए। जैसे आपको कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्यूल का होना जरूरी है, आपके पास हीट होना जरूरी है और आपके पास ऑक्सीजन होना जरूरी है। ये 3 चीजों का जरूरत होता है आग जलाने के लिए, और इनको कंट्रोल करने के लिए इन्हीं 3 चीजों में से कोई भी एक चीज रिमूव करना होता है। तीनों में से किसी एक चीज को, तीनों में से किसी एक कंडीशन को अगर आप हटा देते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो, वहां से रिमूव कर देते हो, तो आग ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा, बुझ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग आग कैसे कंट्रोल करते हैं? 2 तरीके में। वैसे तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को आप खत्म कर दो तो आग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पहले ही मैंने बता दिया कि लोएस्ट टेम्परेचर होता है सब्सटेंसेस का जहां तक आपको हीट प्रोड्यूस करना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप उस चीज का, जो भी चीज आग पकड़ लिया है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। कम करने से क्या होगा, जैसे इग्निशन टेम्परेचर नीचे जाएगा, हीट उसका कम हो जाएगा, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। मतलब जहां आपको आग जलाने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीट देना पड़ता है, तब वो आग पकड़ता है। और अगर आप इग्निशन टेम्परेचर से कम उसका कर दीजिएगा टेम्परेचर, तो उसमें क्या आग बुझना, मतलब जलना बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। मतलब इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दीजिए, आग को, टेम्परेचर को कम कर दीजिए। अगला है कटिंग ऑफ एयर सप्लाई, हवा के सप्लाई को बंद कर दीजिए। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है फायर को कंट्रोल करने का, और 90% जगहों पर यही मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है, कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस, क्योंकि जब तक उस बर्निंग सब्सटेंसेस में हवा मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, वो जलते रहेगा, और जैसे ही उसमें हवा का सप्लाई कम होगा, बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आग भी बुझ जाएगी। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हवा का सप्लाई को बंद कर देते हैं। हवा के सप्लाई बंद करने से थोड़े समय के बाद आग ऑटोमेटिक बुझ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा, एक बात और बताना जरूरी है। जैसे आप देखते हो कि अगर कोई आदमी जल रहा होता है, तो आदमी को ऊपर पानी नहीं मारना चाहिए, हमको उसको क्या करना चाहिए, कंबल उड़ाना चाहिए। कंबल उड़ाने से क्या होगा, कंबल उड़ाने से बाहर का जो एयर है, बाहर का जो ऑक्सीजन है, वो उसके अंदर तक पहुंचेगा नहीं, हवा का सप्लाई कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा, और आप उस आदमी को बचा पाओगे, आग कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, कोशिश करना है कि हवा का सप्लाई आप जल्दी से जल्दी बंद कर दो, खत्म कर दो। जैसे ही हवा का ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, आग ऑटोमेटिक रुक जाएगी। इसीलिए हम लोग कहा जाता है कि ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अगर ब्लैंकेट डाल देते हो, चादर डाल देते हो, तो उससे हवा का सप्लाई बंद हो जाता है और वो आग बुझ जाती है। अच्छा, वैसे सब्सटेंसेस विच आर लो इग्निशन टेम्परेचर, वैसे सब्सटेंसेस जिसके इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, थोड़ा सा फ्लेम किया और आग पकड़ना शुरू, जैसे पेपर, किरासन, एलपीजी, पेट्रोल, ये सब थोड़ा सा आग दोगे ना, अचानक से भभक जाएगा, तुरंत भभक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जिन चीजों का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वैसे सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। इनको जलाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जैसे थोड़ा सा आप इसको चिंगारी दोगे, थोड़ा सा भी इसको हीट मिलेगा, ये आग पकड़ लेता है। तो वही है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और हम तरीका भी देख लिए कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब अगर आग पकड़ ले तो क्या चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है वैसी चीज जो फायर को एक्सटिंग्विश कर दे। एक्सटिंग्विश कर दे मतलब समाप्त कर दे, फायर को कंट्रोल कर दे, खत्म कर दे। तो फायर को कंट्रोल करने के लिए, एक्सटिंग्विश को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले ही आपको बता दिया गया कि 3 ही मेथड है। 3 नेसेसरी कंडीशन में से कोई भी एक चीज आप रिमूव कर दो, या तो उसमें से एयर रिमूव कर दो, या तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर दो, तो फायर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, फायर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, आइए पता करते हैं। पहले यहाँ दिखाया कि आप वाटर का इस्तेमाल कहाँ नहीं करोगे, कहाँ पे आग लगने पे आप पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे। देखिए, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक शॉर्ट। इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने के कारण घरों में अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आग लग जाता है, अप्लायंसेस में आग लग जाता है, तो आप गलती से भी, भूल से भी आप पानी का इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी, वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो अपने अंदर पानी, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ होने देता है। तो आप जैसे ही उसके ऊपर पानी मारोगे, पानी में बिजली दौड़ता हुआ आएगा, और जिस आदमी को, जो आदमी उसको बुझाने का कोशिश कर रहा है, उसको भी शॉक लग जाएगा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भूल से भी आप वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है जो आदमी इसको बुझाने का कोशिश कर रहा हो। दूसरा है, पानी वहां पे आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जहां पे तेल के चलते आग लगा है, पेट्रोल के चलते आग लगा है। वैसे जगहों पे भी आप पानी फेंक करके उसको बुझा नहीं सकोगे,
क्यों नहीं बुझा सकोगे? समझते हैं, क्योंकि पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है और ऑयल का डेंसिटी कम होता है, इसलिए जो तेल होती है वो हमेशा पानी में तैरती रहती है, पानी के ऊपर में रहती है। अगर उस तेल में आग लग जाए, उस केरोसिन या पेट्रोल में जो पानी के ऊपर तैर रहा है उसके ऊपर अगर आग लग जाती है तो आप कितना भी पानी डालोगे, पानी का डेंसिटी तो हैवी होता है, भारी होता है, तो पानी तो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा और उसी के ऊपर जो तेल है वो तैरता रहेगा और उसमें आग लगती ही रहेगी। पानी फेंकने से आग बुझने वाला नहीं है, क्योंकि पानी जो होता है वो हल्का होता है और तेल जो होता है वो पानी जो होता है वो भारी होता है और तेल जो होता है वो हल्का होता है। तो हल्का चीज ऊपर में तैरता रहेगा, जलता रहेगा और पानी ऑटोमेटिक नीचे जाती रहेगी, डेंसिटी उनका कम है, नीचे जाएगी, इसलिए आग नहीं बुझ पाएगी। जब ओशन वगैरह में, जब बड़े बड़े समुद्र में जब क्या होता है, जब ऑयल लीक होने लग जाता है पाइपलाइन से, तब पानी होते हुए समुद्र में भी आग लग जाता है, तो पानी होते हुए उसको बुझाया नहीं जाता है, क्योंकि पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है और ऑयल का डेंसिटी कम होता है, वो फ्लोट करता है, पानी में तैरता है और आग लगती रहती है। तो क्या करें भाई, ये सब तो समझिए कि क्या नहीं करना चाहिए। वो ऐसे सिचुएशन में जब घर में इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लग जाए, वायरिंग में आग लग जाए या केरोसिन से आग लग जाए, तेल से आग लग जाए, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट से बचाने का और फ्लेमेबल ऑयल और पेट्रोल, यहाँ पे ऑयल और पेट्रोल से आग लगा हो या इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई अप्लायंस में, कोई मशीन में आग लग गया हो, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक हवा का चादर, मतलब एक ब्लैंकेट बना देता है, ठीक है, और वो ब्लैंकेट बना देता है जिससे बाहर का हवा का जो सप्लाई होता है वो उस चीज तक पहुंच नहीं पाता है। फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा है, जो हॉस्पिटल बिल्डिंग्स में वगैरह लाल रंग का बड़ा सा सिलेंडर होता है, उसमें ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर बिल्डिंग वगैरह में आग लगती है तो आप उससे मदद से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको उसके ऊपर छिड़कोगे, तो छिड़कने से क्या होगा? जिस चीज में आग लगा है और आपने फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर छिड़का, तो वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना, उस सब्सटेंस के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बिछा देता है, एक शील्ड बना देता है, जिससे बाहर का जो ऑक्सीजन है वो वहां पे पहुंच नहीं पाता है। और जैसे ही बाहर का ऑक्सीजन उस चीज तक पहुंच नहीं पाएगा, आग ज्यादा देर तक जल नहीं पाएगी और अल्टीमेटली बुझ जाएगी। इसलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो याद रखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल सर्किट और ऑयल पेट्रोल का जब आग लगता है तो हम वाटर का इस्तेमाल ना करके कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। चलिए बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं अगले टॉपिक के ऊपर और अगला टॉपिक है डिफरेंट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। एक कैंडल फ्लेम जो आग जलता हुआ कैंडल होता है, उसके कितने जोन्स होते हैं, कहाँ पे ज्यादा आग होता है, कहाँ पे पार्शियल होता है, कहाँ पे कम होता है, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये कैंडल का एक डायग्राम है और कैंडल बेसिकली ये जो फ्लेम है वो तीन जोन में बांटा हुआ है। सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन कहते हैं, मिडिल वाले लेयर को मिडिल जोन बोलते हैं और नीचे वाले लेयर को इनर मोस्ट जोन भी कहा जाता है। 3 जोन में बटा हुआ है, सबसे ऊपर आउटर मोस्ट, बीच में मिडिल जोन और सबसे नीचे यहाँ पे इनर मोस्ट जोन होता है। ये जो हिस्सा होता है, जो आउटर मोस्ट जोन होता है, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म हिस्सा होता है कैंडल के फ्लेम का। फिर आ जाता है मिडिल जोन मॉडरेट होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा तो होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जो चीजों को पूरी तरीके से कंबस्टिबल कर सके, कंबसन कर सके, इसलिए ये मॉडरेट हॉट है। ये इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, मॉडरेट होता है, हल्का गर्म होता है, लेकिन कंबसन के लिए ठीक ठाक होता है। पार्शियल कंबसन यहाँ पे होता है। तीसरा है इनर मोस्ट जोन, सबसे नीचे का लेयर जो यहाँ पे है ये सबसे इनर मोस्ट जोन होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई सबसे कम होता है, इसलिए लीस्ट हॉट होता है। ये ना के बराबर यहाँ पे गर्मी होती है, इसलिए लोग आराम से कैंडल को ऐसे उंगली दे देते हैं, कभी बोलिए ऊपर की तरफ उंगली करने का, तब नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। और यहाँ पे हीट सबसे कम होता है, यहाँ से ज्यादा यहाँ होता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट पाया जाता है। तो ये डिफरेंट जोन्स है, 3 जोन में बटा हुआ है, हॉटेस्ट, मॉडरेट हॉट, लीस्ट जोन। और ये हिस्सा जहाँ पे वीक मौजूद होता है वहां पे थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ब्लू जोन क्रिएट हो जाता है। वीक के पास ब्लू जोन क्रिएट हो जाता है, फीका के पास ब्लू जोन क्रिएट हो जाता है। अच्छा, गोल्ड स्लिट ब्लो द आउटर मोस्ट ऑफ द कैंडल टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। आप देखो कि सुनार वगैरह लोग दुकान के सामने बैठ करके एक लंबा सा मेटल का पाइप होता है और कैंडल को फूकते रहते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो इस वाली जगह को फूकते हैं,
इस वाली जगह को फूकते हैं। इससे क्या होता है ना, यहाँ सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। जब यहाँ पे ब्लो किया जाता है और इसी को ब्लो करके वो अपने सामान को, गोल्ड को, सिल्वर को पिघलाते हैं। हॉटेस्ट जोन को ब्लो करने से इसमें हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस हीट की मदद से सोनार लोग अपने मेटल्स को, ज्वेलरीज को पिघलाते हैं यहाँ पे। वही कह रहा है, गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए गोल्ड स्मिथ लोग इस कैंडल फ्लेम के सबसे ऊपर वाले हिस्से को ब्लो करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये कैंडल फ्लेम। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, फ्यूल के ऊपर। फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फ्यूल क्या होता है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो बर्न होता है, जो जलता है और जलने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उनको हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे एलपीजी गैस को जलाने पर हीट एनर्जी निकलता है, पेट्रोल को जलाने पर हीट एनर्जी निकलता है, कोल को जलाने पर हीट एनर्जी निकलता है, वुड। ये सारी चीज जिसको जलाने से हमें हीट एनर्जी मिलता है, उन सारी चीज को हम फ्यूल कह सकते हैं। अच्छा, अब जो फ्यूल होता है वो आपको लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा, सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा, लिक्विड स्टेट में भी मिलता है और गैसीय स्टेट में भी मिलता है। यानी सॉलिड में आ गया आपका कोयला, सॉलिड स्टेट में कोयला मौजूद होता है, कोयला ठोस होता है, कोयला को जला के हीट एनर्जी निकाला जाता है। लिक्विड में आपका पेट्रोल आ गया, पेट्रोल भी फ्यूल है, लिक्विड स्टेट में मौजूद है, इसको भी जलाने से हम हीट एनर्जी निकालते हैं। और तीसरा है गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट में भी फ्यूल मौजूद है, सीएनजी और एलपीजी के रूप में, इसको भी जलाने पर हीट एनर्जी गेन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि फ्यूल आपको सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, लिक्विड स्टेट में भी मिलता है और गैसीय स्टेट में भी मिलता है, पाया जाता है तीनों स्टेट में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है आप समझिए, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे आप बहुत सारे फ्यूल को ले लीजिए, आप 4 बच्चे हो, अब चारों में, एक ने कोयला का इस्तेमाल किया, एक कोयला ले रहा है, एक पेट्रोल ले रहा है और एक सीएनजी ले रहा है। तीनों बच्चों ने एक एक किलो कोयला, किसी ने 1 किलो कोयला लिया, किसी ने 1 किलो पेट्रोल लिया और किसी ने एलपीजी गैस का 1 किलो लिया। सब तीनों लोगों ने अपना अपना एक गोईठा ले लिया। समझते फिर से अच्छे से कि सभी लोग 1 किलो फ्यूल ले लेते हैं। कोई 1 किलो गोईठा ले लिया, कोई 1 किलो कोयला ले लिया, कोई 1 किलो पेट्रोल ले लिया, कोई 1 किलो सीएनजी ले लिया, कोई 1 किलो एलपीजी ले लिया। सब लोगों ने ले लिया, सबने चूल्हा जलाया और सब लोगों को 1 किलो पानी, मतलब पानी बॉईल करना है, पानी बॉईल करना है। तो एक ने गोईठा जलाना शुरू किया, एक ने कोयला जलाना शुरू किया, एक ने एलपीजी जलाना शुरू किया, एक ने सीएनजी जलाना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले किसका पानी बॉईल होगा? सब लोगों ने 1 किलो लिया है, सब लोगों ने इक्वल अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया है, सब लोगों ने 1 किलो फ्यूल लिया और सब लोगों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया। तो कौन सा फ्यूल से सबसे जल्दी वो पानी बॉईल होगा? गेस कीजिए। कोयठा वाला से होगा? नहीं। कोयला वाले से भी नहीं। एलपीजी और सीएनजी गैसेज, जो गैसेज होते हैं, जो एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल वाले जो गैसेज हैं, उसका इस्तेमाल करके जिन लोगों ने बॉईल करना शुरू करा था, वो सबसे पहले जलना शुरू होगा। कहने का मतलब हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। अगर कोई भी आप फ्यूल ले लो और वो 1 kg ले लो, ठीक है, 1 kg फ्यूल लेने के बाद उसको जब जलाते हैं तो 1 kg जलने के बाद कितना उसमें से हीट एनर्जी निकला, वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। कोई भी फ्यूल अगर आप 1 kg लेते हो और वो 1 kg फ्यूल को पूरा जलाने के बाद, पूरा खत्म होने के बाद वो कितना हीट प्रोड्यूस करता है, वो हीट जितना प्रोड्यूस हुआ है वो उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एलपीजी वाला जो गैस था, उसमें पानी जल्दी जम गया, उसमें जल्दी पानी बॉयल हो गया। बॉयल होने का मतलब क्या हुआ कि वो 1 किलो में ज्यादा हीट एनर्जी इन्वॉल्व किया, जिसके कारण आपका जो पानी है वो बाकी लोगों से जल्दी गर्म हो गया। है सब 1 किलो ही, लेकिन ये 1 किलो जलने पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक किलो हीट में कम प्रोड्यूस कर रहा है, 1 किलो फ्यूल में कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी फ्यूल को आप 1 kg लेते हो तो 1 kg बर्न होने के बाद कितनी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो 1 किलो हीट एनर्जी प्रोड्यूस के बाद जो निकलता है वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। जूल में हम हीट एनर्जी को ये करते हैं। अब चूंकि केजी लगा हुआ है कि 1 kg में कितना हीट एनर्जी निकल रहा है, इसलिए हम किलो जूल पर किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं हीट एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसका फॉर्मूला ये शॉर्ट है केजे बाय केजी, किलो जूल पर केजी। ये आपका कैलोरीफिक वैल्यू का
किलो जूल उसका यूनिट था और ये फ्यूल था। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं इस टॉपिक के, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। हम लोगों ने फ्यूल के बारे में बात करा, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करा। अब ये जान लेते हैं कि कौन सा फ्यूल बेस्ट है, आइडियल है हमारे लिए। कौन कौन सी खासियत होने चाहिए फ्यूल में जिससे वो आइडियल बन जाता है। तो आइडियल फ्यूल के कुछ खासियत होते हैं, आइए देखते हैं। फटाफट नोट्स करते जाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब नोट्स भी बना लोगे रिवाइज करने के काम में आएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या है एक आइडियल फ्यूल का, बेस्ट फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले तो पहला है चीप एंड इजीली अवेलेबल। वो तेल जो आइडियल फ्यूल होगा वो बहुत ही सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिल जाए। ये नहीं कि वो हर जगह मौजूद ना हो। एक आइडियल फ्यूल का पहला क्वालिटी यही है कि वो सस्ता हो और वो इजीली अवेलेबल हो, मार्केट में आसानी से हम उसको खरीद सके, कहीं जाना ना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े उसे ढूंढने में। इजी टू हैंडल, इजी टू यूज इन स्टोर। दूसरा खासियत होना चाहिए कि उसका हैंडल आराम से कर सके, उसको खरीद सके आराम से, उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सके और उसको स्टोर कर सके। कोई भी तकलीफ ना आए उसको इस्तेमाल करने में या उसको स्टोर करने में या उसको हैंडल करने में, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, आसानी से होना चाहिए, तभी वो चीज आइडियल फ्यूल कहलाएगा। बर्न स्मूथली, अच्छे से जलना चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, तभी वो आइडियल फ्यूल कहलाएगा। मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आ गया वही बात कैलोरीफिक वैल्यू वाला कि कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाली क्षमता उस फ्यूल में होना चाहिए, तभी वो आइडियल फ्यूल कहलाएगा। मतलब उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, हीट प्रोड्यूस ज्यादा करना चाहिए। मस्ट नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल और टॉक्सिक फ्यूल। अगर वो फ्यूल जलता है तो जलने से फ्यूम्स, धुआं वगैरह ना निकले जो हमारे लिए हार्मफुल हो, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो और इस एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियल फ्यूल के जलने से हार्मफुल धुआं नहीं निकलना चाहिए, तभी वो आइडियल फ्यूल कहलाएगा। इट मस्ट नॉट लीव रेसिड्यू एश आफ्टर बर्निंग। और अगर वो तेल को जब जलाते हैं तो जलाने के बाद उसका अवशेष नहीं बचना चाहिए, उसका वेस्ट नहीं बचना चाहिए, उसका राख नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तभी वो आइडियल फ्यूल कहलाएगा। तो ये सारी कुछ खासियतें एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। तो उसमें आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो कि वो आसानी से सस्ता हो, आसानी से मिल जाए, आसानी से हम उसका इस्तेमाल कर सके, उसको स्टोर करके रख सके, अच्छे से जले, स्मूथ जले, उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, हार्मफुल फ्यूम्स उसमें से निकलना नहीं चाहिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए और उसके जलने के बाद उसके अंदर से रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, अवशेष नहीं बचना चाहिए। जो कोयला में जलने के बाद राख बच जाता है वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी खासियत सिर्फ और सिर्फ एक तेल के पास है जो है सीएनजी। ये सीएनजी एक फॉसिल फ्यूल है जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये बहुत बेस्ट फ्यूल होता है, ये आइडियल फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइडियल फ्यूल का होता है। तो सीएनजी एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब पॉल्यूशन के बारे में भी बताया जाता है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, जिससे अलग अलग तरह के केमिकल गैसेस निकलते हैं। जैसे लकड़ी को जलाने से, कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तरह तरह के गैसेस निकलते हैं जो हमारे लिए तो प्रॉब्लम के लिए है ही, साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर देता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ना के बराबर इस्तेमाल किया जाए और वैसे गैसेस का इस्तेमाल किया जाए जो आइडियल हो, जो हमें दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी ना पहुंचाए। सीएनजी का कोशिश करना चाहिए, जोर देना चाहिए सरकार को कि ज्यादा से ज्यादा सीएनजी का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि ये बेस्ट आइडियल फ्यूल होता है हमारे लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। जैसे गांव वगैरह में कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, वहां की औरतें खांसती है, बीमारी ज्यादा हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर वहां पे अगर सब जगह आइडियल फ्यूल सीएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो बीमारियां कम फैलेगी और हमारा प्रकृति भी बचा रहेगा। तो बच्चों इसी प्रकार हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप आपने सब लोगों ने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा, इस चैप्टर को समझा होगा। अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिलता है कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर में चाहिए वो बता सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।